हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए घटना चक्र की सीरीज़ है जिसमें मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और ये थ्योरेटिकल क्लास है। इसमें आपके जो चल रहा है टॉपिक वो है भारतीय इतिहास। उसमें मैंने अभी आपका मराठा कराया है कंप्लीट। इसके बाद आज देखेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय और उसमें प्रथम स्वाधीन जो आपका स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में। बाकी इसमें जो लास्ट में टॉपिक के बाद में जो अभ्यास है उन प्रश्नों को भी करा देंगे। और एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी घटना चक्र की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। पेपर से पहले मैं आपको ये दोनों बुक कंप्लीट करा दूंगा, एमसीक्यूज़ वाली और ये थ्योरेटिकल क्लास की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स से अपने। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में देखते हैं। देखिए, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कलीकट में 20 मई 1498 को पहुंचा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा था किस जगह पे, तो ये पश्चिमी तट था कलीकट का। 20 मई 1498 को ये पहुंचा था। कलीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन, ये भी बहुत पूछा था, इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है, एक अल्बुकर्क है एक अल्मीडा है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल से आ देखिएगा तो ये पहले आया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। और अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ये 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये 1505 ईस्वी में आया था, पहला पुर्तगाली वायसराय यही था। फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क इसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। हालांकि कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर आए अंग्रेज, डैन जो डैनिश बोले जाते हैं, और लास्ट में फ्रांसीसी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो अंग्रेजों ने किया था, लगभग 200 साल तक। देखिए, भारत में जो व्यापारिक कंपनियां आई थी उनकी स्थापना किस तरह हुई और प्रथम फैक्ट्री बहुत पूछे थे, प्रथम फैक्ट्री कब लगी। तो देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498, जो वास्को डी गामा आया था। इसने कोचीन में 1503 में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। काफ़ी अस्थायी इन्होंने स्थापित की, लेकिन जो स्थायी थी वो कोचीन की थी 1503 में। नेक्स्ट है अंग्रेज जो आए थे 1600 ईस्वी में आए थे। इन्होंने सूरत में 1613 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला देखिए, डच आए थे 1602 ईस्वी में। इन्होंने मछलीपट्टनम में 1605 में प्रथम स्थायी फैक्ट्री हासिल की इन्होंने। नेक्स्ट है डेनिस, ये 1616 में आए थे। टॉन केवार में ये 1620 में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। अगले हैं फ्रांसीसी, 1664 ईस्वी में आए थे और सूरत में 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। देखिए, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में यानी 1961 में वापस गए, यानी देश आज़ाद होने के बाद भी ये बने रहे थे। तो ये पुर्तगाली सबसे ज़्यादा पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। भले ही शासन अंग्रेजों का रहा हो, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया था पुर्तगालियों ने। देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों से आरंभ थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया था। तो डचों ने क्या किया था, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो उस टाइम का काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय था। देखिए, 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने अस्थायी 1611 में स्थापित किया था। फिर 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो ज़्यादातर स्थायी पूछता है, तो याद रखिए किसके शासनकाल में, तो ये जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने पहला जो अस्थायी लगाया था 1611 में, जो मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम बोलते हैं। फिर 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में स्थापित किया था पहला कारखाना अंग्रेजों का, जो स्थायी कारखाना था। अगर देखिए, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। अब देखिए, ये बम्बई जैसे इनके बाप का हो तो उपहार में दे दिया था, ठीक है। तो 1661 में इन्होंने क्या किया कि राजकुमारी कैथरीन का विवाह किया था चार्ल्स द्वितीय से, तो इंग्लैंड के महाराजा सम्राट थे। उन्होंने चार्ल्स को मुंबई जो था
उपहार में दे दिया था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, अब देख लो इसे दहेज का सामान मिला है मतलब, और उसका भी किराया वसूलना चाहता है, तो इसने क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दे दिया था। लुई 14वें के मंत्री जो थे काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया था। ये फ्रेंच में इन्होंने बोला था, ये कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस, तो ये ज़्यादा नहीं पूछेगा, 1664 ये पूछेगा केवल। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मुर्शिद कुली खां जो था बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। और अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये अलीवर्दी खान ने कहा था, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी, ठीक है। और कई लोग इस घटना को झूठा ही बताते हैं, इसमें जो इसके लेखक है काफ़ी, ठीक। और नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव था, इसको माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर की युद्ध में परास्त किया था, इसने लॉर्ड क्लाइव ने। अगला देखिए, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में हुई थी। अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले दिया गया तथा उसे इलाहाबाद यानी जो अब प्रयागराज है उसमें रखा गया। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। बात क्या हुआ, इसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। तो ये जो 12 अगस्त 1765 की संधि हुई थी, इसमें मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। उसके बदले में 26 लाख रुपए प्रति वर्ष इसे पेंशन के रूप में दिया जाता था। अगला देखिए, सरदार के.एम. पनिकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया। जो कंपनी थी उसने बंगाल में क्या किया, डाकुओं का राज्य स्थापित किया। और ये किसने कहा था, तो ये के.एम. पनिकर थे, सरदार के.एम. पनिकर ने। अगला देखिए, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुरकचिया यानी मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था अमृतसर पे एक संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अमृतसर में। अगला देखिए, इसमें जो रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। जो महाराजा दिलीप सिंह थे वो सबसे अंतिम थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी फ्रांस में हो गया। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये देखिए 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। अगला देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपके 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ था। इसके दौरान हैदर अली के निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया गया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बना। अगला देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच में हुआ था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी मार्च 1792 को हुआ था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसकी श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उससे ये समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए इनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे स्तंभरारी या जागीरदारी या मालगुजारी, बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जो स्थायी बंदोबस्त थी इसके अंतर्गत समुचित ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। अगला देखिए, रेतवाड़ी व्यवस्था की जो जन्मदाता है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि रेतवाड़ी के किसने शुरू की थी, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 माइल जिले में लागू किया था। तो ये भी बहुत याद रखिएगा। जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, इसी तरीके से आपका जो रेतवाड़ी व्यवस्था ये तमिलनाडु के 12 माइल में लागू हुई थी।
ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, यानी जो कुर्ग आपका आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, उसमें लागू की गई थी। अब देखिए तीसरी जो है महलवाड़ी पद्धति। भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल यानी जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। जो महलवाड़ी पद्धति थी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूभाग का 30% हिस्सा शामिल था। अभी के दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों यानी इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत पूछी जाती है ये पुस्तक, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपोहा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभी के दादा भाई नौरोजी जो 1825 से 1917 तक ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम पहले भारतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1892 में इन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन की तरफ से चुना गया था। अगला देखिए गवर्नर जनरल, उनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में। जो वार्न हेस्टिंग्स था 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1713 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि की स्थापना की। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में राज्य हड़प नीति स्टार्ट की थी इसमें। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन को नीति अपनाई थी। लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। ये इनके काल में स्थापना हुई थी, मतलब लॉर्ड डफरिन के काल में। और देखिए वैसे एओ ह्यूम ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन जो था ये नीति अपनाई थी, बंगाल विभाजन करना। अब देखिए 1857 की जो क्रांति का जो प्रारंभ था वो 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल एवं रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका है, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को कोलगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में पड़ता है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ। अगला देखिए लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये बेगम हजरत महंदी ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब यानी नाना धोनो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अजीमुल्ला खान नाना साहेब के सलाहकार थे। अगला देखिए तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाने जाते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहबाद जिले यानी वर्तमान में जो भोजपुर जिला है उससे संबंधित थे। अउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 में क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो ये मौलवी अहमदुल्ला ने कहा था। तो ये कथन याद रखिएगा, कथन बहुत पूछता है। और ये मोहम्मद जो मौलवी अहमदुल्ला साहब थे ये फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह को दबाया था, मतलब नेतृत्व किया था, दबाया नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 62 तक रहा था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर था। नेक्स्ट है क्या इसमें आपके 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति जो है देखिए जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इनके साथ में। झांसी की रानी ये आपके झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। अगला देखिए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला देखिए 1857 में
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी MS सेन ने इनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला देखिए, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। अगला देखिए, ये उद्घोषणा जो थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार जो सम्मेलन था लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया था, उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को शासन के सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था 1858 में। याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 यानी एक साल के अंदर। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के बीच ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो 1859 से 60 के करीब हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, पावना उपद्रव जो था 1873 से 76 के बीच में हुआ था। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का जो खुला चित्रण है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। अगला देखिए, वंदे मातरम गीत जो था बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला देखिए, पंजाबी जो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः शियान शाह के नाम से पुकारा जाता है। अगला देखिए, इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल करम शाह ने चलाया था। नेक्स्ट देखिए, फवाजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू द्वारा बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू या बुद्धू भगत इनका नाम है। अगला देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह यानी तल्लुके में विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। ये भी पूछा जाता है रंपा विद्रोह और संथालों का विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। अगला देखिए, आदिवासियों का ये विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया था। अगला देखिए, 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान यानी महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट हौज यानी हो विद्रोह जो था 1820 से लेकर 21 में, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। अगला देखिए, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इनके नेता गोमधर कुंवर थे। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे। नेक्स्ट है कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच में मणिपुर एवं त्रिपुरा में कुका विद्रोह, और ये जो आपका कुकी विद्रोह था ये अलग है। कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह 1840 से 72 के बीच में पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में बंगाल में हुआ था। देख सकिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जदो नाग यानी जोड़ो नाग थे, और ये जदो नाग जोड़ो नाग जो थे मणिपुर के नागा जनजातियों के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये आपका जो ब्रिटिश का जो आगमन था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा ग्रुप में और लाइक कर दीजिएगा। थोड़ी सी आप सपोर्ट दिखा दें। इसमें हाइप का एक ऑप्शन जुड़ गया है, आप
हमारे वीडियो को हाइप कर सकते हैं, तो इससे छोटे यूट्यूबर्स को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।